हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक और बहुत ही शानदार क्लास लेकर हम आप लोग के समक्ष उपस्थित हैं, जिसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखेंगे पहले प्रश्न से। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्न और क्लास हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए पहले प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है आप लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप लोग को बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये लोक कल्याण हो जाएगा। लोक कल्याण का हम लोग के संविधान की उद्देशिका में कहीं चर्चा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है आप लोग को कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये संसद। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? 1773 में, 1771 में, 1785 ईस्वी में, 1793। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। आप लोग मेरे साथ साथ चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग देते चलिए कमेंट बॉक्स में। और अंत में जरूर आप लोग बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आप लोगों ने सही किया, ताकि आप लोग को खुद तैयारी का आप लोग को पता चले कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया। तो इस प्रश्न का चलिए क्या जवाब हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये आप लोग को 1773 ईस्वी में जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना की बात की जा रही है। ऑप्शन है 389, 409, 429 और 505। तो ये प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को? तो ये हो जाएगा 389 यानी कि 389। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन की बात की जाए तो दोस्तों ये हुआ था सबसे पहले, ये दिल्ली में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न छठा नंबर प्रश्न है आज का कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन है फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो लिखित संविधान की बात की जाए तो इसकी अवधारणा सर्वप्रथम दोस्तों ये फ्रांस में ये जन्म लिया, ठीक है ना। ये फ्रांस में लिखित संविधान की अवधारणा जो है जन्म लिया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न सातवां नंबर है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को सही वाला ऑप्शन बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आठवां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो भाई ये जितने प्रश्न आप लोग को आज देखने को मिल रहे हैं, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास हमारे चैनल पर लगातार आप लोग को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कई क्लास आप लोग के लिए अपलोड करूं तो वो आप लोग को पहले मिले। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस क्लास को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वित्त आयोग की बात दोस्तों ये संविधान के अनुच्छेद 280 में की गई है, ठीक है ना। अनुच्छेद 280 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 9 नंबर है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग बस एकदम बने रहिए और आप लोग की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 343 में किया गया है, यानी कि 343 में ये किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न आप लोग को कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार। तो इस प्रश्न की अगर सही जवाब की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये आप लोग को हो जाएगा अनुच्छेद 368 जो हो जाएगा, ये आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोग को है यहाँ पर कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था दोस्तों, किस संशोधन के द्वारा बना था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सिक्किम की अगर बात की जाए तो ये आप लोग को संविधान के 36वें संशोधन के द्वारा जो है ये सिक्किम जो है सब भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम 22वां राज्य बना। अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन है इंग्लैंड से, यूएस से, कनाडा से, फ्रांस से। इस प्रश्न का आप लोग को जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये इंग्लैंड जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एकल नागरिकता की बात जो है ये इसकी अवधारणा जो है इंग्लैंड से ली गई थी। प्रश्न 13 नंबर है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। हम लोग के संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार मिले गए हैं तो उसका निलंबन कौन कर सकता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति जी के द्वारा। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 14 नंबर है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, ये प्रश्न है। अनुच्छेद 5 से 9, 9 से 13, 14 से 18 और 17 से 21। तो समानता के अधिकार की अगर बात की जाए तो ये आप लोग को हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है ये संविधान के 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, 14 से लेकर 18 तक के बीच में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 15 नंबर है आप लोग को कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, ये प्रश्न है। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये अब हम लोग का ये हो गया है विधिक अधिकार हो गया है, ठीक है ना, ये विधिक अधिकार हो गया है, यानी कि कानून विधि का अनुसार ये अधिकार हो गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। किस वर्ष, यानी कि कुल मिला जुला कर बात ये पूछा जा रहा है कि मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया संविधान में। तो दोस्तों वह कौन सा संविधान संशोधन था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उस जो हुआ था आप लोग को 1976 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। मैं हिंट्स भी बता दूं कि वो बहुत ज्यादा संविधान संशोधन उसी समय हुआ था 1976 में, और उसको मिनी लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो आप लोग को इतना हिंट्स आप लोग के लिए काफी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ये 1976 में मूल कर्तव्यों को ये स्वर्ण स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर इसको शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 नंबर है आप लोग को कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन कहलाता है। निम्न सदन और उच्च सदन। तो निम्न सदन की बात की जाए तो दोस्तों वो हो जाता है आप लोग को लोकसभा, और ये हो जाता है अपर सदन यानी राज्यसभा हो जाता है। ये किसमें, ये संसद में। अगर वही कभी विधान परिषद में पूछ दे, विधानमंडल में पूछ दे, तो विधानमंडल में अपर हो जाता है विधान परिषद और लोअर हो जाता है विधानसभा, ठीक है ना।
विधानमंडल में नीचे वाले को विधानसभा कहते हैं और ऊपर वाले को विधान परिषद कहते हैं। ठीक है ना, ये बातें भी आप लोग याद रखिएगा। तो संसद में ये लोकसभा, राज्यसभा, निम्न और उच्च सदन क्रमशः हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न आप लोग को है कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? यानी कि संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं, राष्ट्रपति। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इनमें से आप लोग को बताना है। तो किसी संसद सदस्य की अयोग्यता की जो बात दोस्तों, ये जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा ये निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है ना, ये राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्णय लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 19 नंबर है आप लोग को कि यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आप लोग को सही जवाब हो जाएगा, ये भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है ना, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और अगर राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति काम कर रहे हैं, अगर उपराष्ट्रपति का भी पद अगर खाली हो जाए तो दोस्तों वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के जो है वो राष्ट्रपति के प्रभार ग्रहण कर लेंगे। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? यहाँ पर वीटो शक्ति की बात की जा रही है। ऑप्शन है पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपयुक्त सभी। तो वीटो शक्ति की अगर बात की जाए तो दोस्त मेरे, ये उपयुक्त में से सभी वीटो जो है ये भारत के राष्ट्रपति जी के पास होता है। पूर्ण निषेध भी होता है, निलंबित निषेध भी होता है, पॉकेट निषेध भी होता है। ये सभी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 21 नंबर है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी की बात की जा रही है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। तो उपराष्ट्रपति की मतदान की अगर बात की जाए तो इसमें आप लोग को दोस्त हो जाते हैं, ये लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इनको। आप लोग साथ साथ इंटरेक्शन मेरे साथ बनाए चलिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को सभी संपूर्ण तैयारी आप लोग को करना है तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को पूरे करंट अफेयर, आप लोगों को पूरा जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, और आप लोग को जितने सब्जेक्ट है सबकी संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। चाहे वो हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो क्लास हो, रीजनिंग की हो, मैथ की हो, संपूर्ण क्लासेस जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 22 नंबर है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा की बात की जा रही है दोस्त मेरे। तो राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या अधिक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और राज्यसभा में ही मत कहिए, अगर पूछ ले कि आप लोग को लोकसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि सबसे ज्यादा हैं तो वो भी उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सर्वाधिक प्रतिनिधि जो है उत्तर प्रदेश से चुनाव किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 23 नंबर है आप लोग को कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो दोस्तों, प्रश्नों का लेवल देखकर आप लोग बखूबी से समझ गए होंगे कि ये वीडियो कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग के लिए एक लाइक जो है इस वीडियो पर बनता है और एक सब्सक्राइब तो चैनल पर बनता ही बनता है आप लोग के द्वारा। और यही मेरे मोटिवेशन का मेन, आप लोग को यहीं से मोटिवेशन जो है मुझे मिलता है ताकि अगला वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाऊं। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कौन सा हो जाएगा? तो ये सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, यानी कि 14 दिन में जो है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा देना चाहिए। ठीक है ना, 14 दिन जो इस समय है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न 24 नंबर है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को
किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का आप लोग को सही जवाब हो जाएगा, किसी भी राज्य में जो है लोकसभा की सीटें जो आवंटित होती है, ये आप लोग को हो जाता है जनसंख्या पर होता है, ठीक है ना? ये जनसंख्या पर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 25 नंबर है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? यानी कि एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ये तो प्रश्न मुझे लगता है कि काफी इजी हो गया और इसका जवाब आप लोग जरूर बता दीजिएगा। तो वर्ष में 2 बार जो है ये कम से कम लोकसभा के सत्र जो है ये बुलाए जाते हैं, ठीक है ना? वर्ष में 2 बार जो है ये कम से कम होना चाहिए सत्र। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 26 नंबर है आप लोग को कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, किसी भी सदन में, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। अविश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही है, तो अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों ये आप लोग को लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है ना? ये लोकसभा में लाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 27 नंबर आप लोग को है कि संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आप लोग को बताना है। तो संघीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष की बात की जाए तो ये आप लोग को प्रधानमंत्री जी हो जाते हैं, ठीक है ना? प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 नंबर आप लोग का है कि निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? कार्यकारी प्रधानमंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई बार एसएससी और आप लोग को रेलवे में ये रिपीट कर गया है क्वेश्चन, और आप लोग को कई प्रतियोगी परीक्षाओं का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा, आप लोग कौन सा हो जाएगा? ये गुलजारी नंदा जो है आप लोग को 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में प्रभार ग्रहण किए हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 29 नंबर है आप लोगों को कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है ना? सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री और संसद। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से ये सही ऑप्शन आप लोग कौन हो जाएगा? ये लोकसभा जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30 नंबर है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग कई बार पेपर में या कई बार समाचार में सुनते हैं कि शून्यकाल, संसद का शून्यकाल चल रहा है, या जो भी है शून्यकाल बार बार हम लोग को सुनने को मिलता है। तो शून्यकाल की बात की जाए तो शून्यकाल का मतलब होता है आप लोगों को क्या? ये प्रश्न उत्तर सत्र जो होता है ये आप लोगों को संसद में शून्यकाल का अर्थ होता है, या राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है, ठीक है ना? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग दोस्त। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? दो दो उप प्रधानमंत्री की बात की जा रही है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये मोरारजी देसाई जो हो जाएगा, मोरारजी देसाई जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्हीं के शासनकाल में दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 32 नंबर है आप लोग को कि लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये लोकसभा अध्यक्ष जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इतने महत्वपूर्ण शानदार प्रश्नों को, टॉप क्लास के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो दोस्तों ये सारा चीज जो आप लोग देख रहे हैं वो एसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और शानदार प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33 है कि भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, भारत के विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी की अगर बात की जाए तो ये हो जाते हैं भारत के महान्यायवादी जो हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 34 नंबर है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्त? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग को राष्ट्रपति जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 35 नंबर है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 36 है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 15, 20, 30 और 45। तो प्राक्कलन समिति की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये आप लोगों को 30 सदस्य जो होते हैं ये प्राक्कलन समिति में होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। तो प्राक्कलन देख लिए, तो अब चलिए देख लिया जाए लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? ये बहुत ही दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और आप लोग अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बखूबी से ये प्रश्न जो है आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा 22, यानी कि 22 जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 38 है, 38वां प्रश्न कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से बताना है। तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले मुख्य अधिकारी जो हो जाएंगे वो कौन हो जाते हैं दोस्त? ये हो जाते हैं आप लोग को सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है, ठीक है ना। ये सर्वोच्च न्यायालय जो हो जाता है ये संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39 है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं और इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को ये संसद जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्त हम लोग। प्रश्न 40 नंबर है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग को बताना है। तो राज्यपाल जो हो जाएगा ये आप लोग को राज्य में राष्ट्रपति का ये प्रतिनिधि होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 41 है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, 153, 154, 155 और 156। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसी राज्य में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों ये आप लोग को हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 155 के तहत होता है। 42वां प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जहां पर बताया था कि संसद का निम्न सदन और उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो वहीं पर बताए थे कि राज्य विधानमंडल में ऊपरी सदन जो होता है वो आप लोग को किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आप लोग को विधान परिषद को कहा जाता है, ठीक है ना। और अगर निम्न सदन की बात की जाए तो ये हो जाता है विधानसभा हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपरी सदन हो जाएगा और ये विधानसभा जो हो जाता है निम्न सदन हो जाएगा, निचला सदन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 43 है कि विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये विधानसभा उप उप अध्यक्ष को देता है, ठीक है ना।
विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 44 नंबर है कि किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कोई विधानसभा में धन विधेयक को किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को ये हो जाएगा, ये राज्यपाल जो हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 45 नंबर है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है। ऑप्शन उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोग को, ये कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। प्रश्न 46 नंबर है, ये 46 नंबर, कि भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं। ऑप्शन अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का अगर सही जवाब की बात की जाए तो दोस्तों भारत में अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं, केंद्रीय सेवाएं भी हैं, प्रांतीय सेवाएं भी हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 47 है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। ये चार प्रश्न आप लोग को दिए, चार आंसर दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सही जवाब बताना है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की अगर बात की जाए तो ये आप लोग को राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 48 नंबर प्रश्न है आपका कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री। तो परिसीमन आयोग की यहाँ पर बात की जा रही है, तो परिसीमन आयोग की अध्यक्ष की बात की जाए तो ये आप लोग को हो जाता है मुख्य चुनाव आयोग जो हो जाते हैं, यही परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 49 है कि ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है 96, 97, 1998, 2000। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये 1998 जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ईवीएम का प्रयोग 1998 से भारतीय चुनाव में प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग दोस्त, और आज का ये लास्ट प्रश्न है आप लोग को, 50वां नंबर है। इसके बाद हम लोग होमवर्क प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आप लोग को कि सरकारिया आयोग संबंधित है। ऑप्शन है उच्च शिक्षा से, नदी जल विवादों से, शेयर घोटालों से, केंद्र राज्य संबंधों से। तो सरकारिया आयोग की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये केंद्र राज्य संबंध से ये सरकारिया आयोग जो है संबंधित है। तो ये 50 प्रश्न हम लोगों ने शानदार तरीके से कर लिया। चलिए हम लोग आज देखेंगे आज का होमवर्क प्रश्न क्या है। आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न 51। होमवर्क प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है उर्दू, नेपाली, कोंकणी और भोजपुरी। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही वाले ऑप्शन को आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को जितना मैं होमवर्क प्रश्न देता हूं आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग जो है पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं और शानदार तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों ने 50 में से कितना प्रश्नों का जवाब सही दिया, इसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि इसका भी एनालाइज किया जा सके कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक और नया शानदार आप लोग के समक्ष मैं वीडियो लेकर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।